चलिए I बराबर क्या फॉर्मूला है 0.6 से साइन 100 पाई टी है। ठीक है, अब जहां पर भी ये समीकरण दिया हो उसके नीचे अल्टरनेटिव करंट का समीकरण निकालना है। I बराबर लिखना है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, याद रखिएगा। तो आई नॉट के सामने कितना है 0.6 है, साइन के सामने साइन है, टी के सामने टी है और ओमेगा के सामने है 100 पाई। तो ध्यान दीजिएगा, तो ओमेगा के सामने हमारा 100 पाई है और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। 100 पाई है तो पाई से पाई कट गया, 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 50, इसलिए f बराबर हमारा क्या हो जाएगा 50 हर्ट्ज हो जाएगा। फिर से देखिएगा, इतना समीकरण दिया गया था, नीचे अपना से अल्टरनेटिव करंट का समीकरण लिखना होता है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट का वैल्यू 0.6, ओमेगा का वैल्यू 100 पाई, टी का टी, तो 100 पाई हो गया, ओमेगा बराबर था 2 पाई एफ, पाई से पाई कट गया, 2 से कट जाएगा 50 हर्ट्ज आ जाएगा। 220 वोल्ट वाला अभी तुरंत निकाले तो 220√2 आ जाएगा, ये अभी निकाले हैं तुरंत 50 हर्ट्ज हो जाएगा। प्रतिघात का रिएक्टेंस हो जाता है ओम, रिएक्टेंस यानी प्रतिघात का जो एसआई मात्रक हो जाता है वो ओम हो जाता है। डायमेंशन पूछ देगा इसका रिएक्टेंस का, तो मिल्ट 12-23, ठीक है, प्लस माइनस। इंपिडेंस का भी वही हो जाएगा, प्रतिबाधा का, इंपिडेंस का पूछ देता है, प्रतिबाधा का भी एसआई मात्रक पूछ देता है तो वो भी हमारा ओम ही होगा। डायमेंशन वो भी हो जाएगा मिल्ट 12-23, ठीक है। तप्त तार एमीटर मापता है, आरएमएस वैल्यू देखिए, तप्त तार है, हीटिंग इफेक्ट हमारा आरएमएस से होता है रिलेटेड। तप्त तार जो हॉट वायर एमीटर होता है, हॉट वायर एमीटर होता है, यानी तप्त तार एमीटर जो होता है ये हमारा आरएमएस वैल्यू मापता है, करंट का आरएमएस वैल्यू मापता है, वर्गमूल माध्यमान मापता है। एलसीआर सर्किट में शिखर मान होने का ध्यान दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/2 पाई इंटू 1/√LC, ये फ्रीक्वेंसी का होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये 2 पाई हट जाएगा, यहाँ पर 1/√LC आ जाएगा। तो उच्च मान होने के लिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 1/2 पाई 1/√LC। एल हो जाता है इंडक्टेंस प्रेरकत्व, 80 होता है कैपेसिटेंस। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति का हो जाएगा 1/√LC, तो यह हो जाएगा हमारा स्व प्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस, 80 हमारा कैपेसिटेंस हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये अनुनाद होने का भी शर्त है, ये इसको बोला जाएगा कंडीशन ऑफ, या अनुनादी आवृत्ति का भी बोल सकते हैं, ये हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, अनुनादी आवृत्ति भी बोल सकते हैं, इसको अनुनादी आवृत्ति भी बोल सकते हैं, अनुनादी आवृत्ति, ठीक है। चलिए पावर फैक्टर ध्यान दीजिएगा, एक के जगह क्लियर कर देते हैं, एक के जगह सारा लिख देते हैं। पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक, यानी शक्ति गुणांक, तो शक्ति गुणांक बराबर हो जाता है ट्रू पावर बाय अपरेंट पावर, यानी यथार्थ शक्ति बाय आभासी शक्ति, आभासी शक्ति, इसका हो जाएगा पावर फैक्टर हो जाता है cos फाई, हो जाता है R/Z। क्या हो जाता है R/Z, cos फाई R/Z। तो यहाँ पे तो cos फाई है ही नहीं कोई भी, cos फाई यहाँ पर
ये डी हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा r बाई जेड। सांस बंद होने लग रहा है अब। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, ये तो बताए हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनेमो का किस पे आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। बाप रे, हालत खराब हो जा रहा है बोलते बोलते। 2 मिनट बस हॉल्ट रखिए, फिर से हम एडजस्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। 20 मिनट समय दीजिए, बस लाइव करा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, सबको लिखते हैं यहां पे। देखिएगा एल आर सी कोड होता है, एल आर सी -90, 0 प्लस 90, ये हमारा फेज होता है। एल भी और बी के फेज किसके बीच के बीच? वोल्टेज और करंट के बीच के फेज होता है। कितने मतलब आगे पीछे चल रहा है। इसका हो जाता है ओमेगा एल, इसका होता है आर, इसका 1/ओमेगा सी। ठीक है, ये हमारा इसका रिएक्टेंस है। इसका क्या है? रिएक्टेंस है। तो ओमेगा का 2πf लिखेंगे तो 2πf एल हो गया, आर का आर हो गया। इसका भी ओमेगा का 2πf लिखेंगे तो 2πf इंटू सी। तो ये हमारा जो है इसका क्या है? इसका रिएक्टेंस है, मतलब प्रतिघात। ये भी रिएक्टेंस है, तो रिएक्टेंस का ओमेगा का लिख देंगे तो रिएक्टेंस हमारा पूछता है यहाँ पर। चलिए अब इसमें प्रतिबाधा पूछा हुआ है, ठीक है, एल आर का। तो एल और आर का, तो एल का हमारा कितना होता है? देखिए ओमेगा एल, और आर का हमारा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। एल और आर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90। एल का 0, इसका 90, तो 90 डिग्री। 90 डिग्री पर वेक्टर का रिजल्ट होता है आर बराबर √a² प्लस b²। तो चलिए जो रिजल्टेंट होगा वही प्रतिबाधा होगा। तो ए हमारा हो जाएगा ओमेगा एल का स्क्वायर, बी हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बी हो जाएगा हमारा ऑप्शन। चलिए एल बाई आर और आर सी का बी में सूत्र टाइम के बराबर होता है ना, ये लिखा चुके हैं इस पे। फिर एसी मेंस में भारत में एसी मेंस की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, याद रखिएगा इसको। तप्त तार एमीटर का उपयोग किस चीज के लिए मापने होता है? हॉट वायर एमीटर, एसी डीसी दोनों में होता है। हॉट वायर एमीटर एसी भी मापता है और डीसी भी मापता है, दोनों मापता है। शक्ति गुणांक का मान होता है, मान 1 होता है जो परिपथ में होता है, केवल रेसिस्टर होता है। पावर फैक्टर बराबर होता है cos फाई बराबर होता है R बाई जेड। तो R हो गया, और अकेले रेसिस्टेंस होगा तो इंपोर्टेंस भी R हो जाएगा, तो R कट जाएगा, 1 हो जाएगा। पावर फैक्टर हमारा 1 तभी होगा जब उसमें केवल प्रतिरोध होगा। क्या कहता है? प्रतिरोध केवल रहेगा तो ये बताता है पावर फैक्टर कि प्रतिरोध टोटल भाग में से कितना यूज कर रहा है। तो अकेले प्रतिरोध रहेगा तो पूरा का पूरा प्रतिरोध यूज करेगा, तो 100% प्रतिरोध के पास होगा, इसलिए एक रहेगा उसका। तब तो तार अभी तो बताएं एसी डीसी दोनों हो जाएगा। शक्ति गुणांक केवल रेसिस्टर रहेगा तब 1 होगा। चलिए 1/√LC, तो आपको क्या बताया था? फ्रीक्वेंसी कुछ देर पहले बताए थे कि √LC का होता है टाइम के बराबर। तो 1/√LC ये हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के बराबर। उल्टा रहता है ना टाइम के।
ट्रांसफार्मर का कोर किससे बना होता है? हमारा आयरन से बनता है, सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहा से बनता है, इसीलिए इसमें भौर द्वारा उत्पन्न होता है ना। प्रेरण कुंडली किसके सिद्धांत पर काम करता है? स्वप्रेरण पर। स्वप्रेरण, यहाँ पे स्वप्रेरण याद रखिएगा। प्रेरण कुंडली किस पे? स्वप्रेरण पर। याद करने वाला बात है ये। प्रत्यावर्ती धारा मुख्य एसी का एसी वोल्ट 220 वोल्ट का शिखर मान होगा। तो अभी बताएं 220 वोल्ट का शिखर मान हो जाएगा 220 इंटू √2। चलिए √2 का वैल्यू रख देते हैं 1.414। इसको रख देंगे तो लगभग 311 वोल्ट आएगा। कुछ देर पहले ही निकाले हैं। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है, देखिए पावर फैक्टर सबका एक के साथ लिख देते हैं। सबका पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक एक साथ ही लिख देते हैं। किसका किसका शक्ति गुणांक देखिएगा। चौक क्वाइल का हो जाता है 0 हो जाता है, चौक कुंडली का इसका 0 हो जाता है। वाटलेस करंट का 0 हो जाता है शक्ति गुणांक। वाटहीन धारा का भी 0 हो जाता है, ठीक है। और रेजोनेंस में 1 हो जाता है। रेजोनेंस में, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में 1 हो जाता है। अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक हमारा 1 हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब एंगल देख लेते हैं, 0 है तो cos फाई बराबर 0। इसका मतलब यहाँ पर फेज का जो वैल्यू हो जाएगा वो 90 डिग्री। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज होता है चौक कॉइल में क्या 90 डिग्री हो जाएगा। वाटलेस करंट में यहाँ भी पावर फैक्टर cos फाई बराबर 0 है, तो यहाँ भी जो एंगल होगा वोल्टेज और करंट के बीच में वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा रेजोनेंस में 1 है यानी cos फाई बराबर 1 है, पावर फैक्टर cos फाई होता है ना। इसका मतलब यहाँ जो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री होगा, यानी वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा 0 डिग्री होगा। तो चलिए यहाँ पर नियरली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चौक कुंडली का मान होता है, चौक कुंडली का जो होता है हाई इंडक्टेंस होता है, उच्च परकत्व होता है, लो रेसिस्टेंस होता है। चौक कॉइल जो होता है एक नरम लोहा ले लेते हैं और उसके ऊपर तांबे के तार को लपेट के बनाया जाता है। तो इसका L जो होता है सेल्फ इंडक्टेंस वो होता है हाई, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉइल जुड़ा रहता है। और ये कंडक्टर से बना होता है तो इसका रेसिस्टेंस क्या होता है लो होता है। वह क्वांटिटी जो ट्रांसफार्मर से संबंधित है इससे राशि नहीं बदलती है। ट्रांसफार्मर से संबंधित फ्रीक्वेंसी इसका नहीं बदलता, इसका आवृत्ति फिक्स रहता है। याद करके रखिएगा, याद करने वाली बात है। इनमें से किसकी बीमा आवृत्ति के बराबर है तो बता चुके हैं, R/L हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का मापा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा जो मापा जाता है हॉट वायर एमीटर से। किससे मापा जाता है? हॉट वायर एमीटर से। याद करने वाला बात है। प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात, तो प्रेरणिक प्रतिघात हो जाएगा ω/L और ओमेगा का हो जाएगा 2πf, L का L हो जाएगा 2πfL। शक्ति गुणांक है तो पावर फैक्टर cos फाई बराबर हो जाएगा R/Z। कौन सा ऑप्शन? ए हो जाएगा। दिश धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात 0 होता है। याद रखिएगा दिश धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? 0 होता है। बाप रे सांस अटक जा रहा है। 2 मिनट। वन मिनट। कितना मेहनत करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 मिनट समय दिए सब काम हो जाएगा। पावर बराबर जो हो जाएगा, पावर बराबर जो होता है VI होता है। क्या होता है? VI। पावर बराबर क्या होता है? VI। लेकिन जैसे ही आप एवरेज पावर जाते हैं, AC में जाते हैं, तो पावर फैक्टर भी जुड़ जाता है इसमें। V के जगह पर हम EMF यूज कर सकते हैं वोल्टेज की जगह पर, ठीक है। तो EMF का RMS, ठीक है, RMS, करंट का RMS, एवरेज दिख रहा है तो,
और यहाँ पे cos फाई जाता है पावर फैक्टर। देखिए नॉर्मल पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, जो आप लोग डीसी में पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही एसी में आता है, ध्यान दीजिएगा एसी में आता है एवरेज पावर, तो वोल्टेज के जगह पर ईएमएफ, करंट के जगह पर आरएमएस करंट, और वोल्टेज की जगह पर आरएमएस जो है ईएमएफ का, और एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है cos फाई जो होता है पावर फैक्टर। तो देखिए कौन सा आ जाता है, इसमें ये हो जाएगा। डीसी में P बराबर VI होता है। देखिए एसी में एवरेज पावर हो जाएगा आरएमएस, ईएमएफ का आरएमएस, वोल्टेज की जगह पर ईएमएफ का आरएमएस, करंट की जगह पे करंट का आरएमएस, और एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है पावर फैक्टर। विद्युत चुंबकीय तरंग में जो 10 सेंटीमीटर है वो किसका पड़ता है, तो 10 सेंटीमीटर हमारा जो पड़ता है वो हमारा जो पड़ता है 10 सेंटीमीटर वो होता है एक्सरे का आता है। 10 सेंटीमीटर जो होता है किसका पड़ता है, एक्सरे का पड़ता है। 10 सेंटीमीटर, 10 एंगस्ट्रम ना आना चाहिए, एक एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम आना चाहिए, एंगस्ट्रम ये उल्टा आ गया है। 1 एंगस्ट्रम किसका पड़ता है, 1 एंगस्ट्रम ये हमारा पड़ता है एक्सरे का। किसका पड़ता है, एंगस्ट्रम के रेंज में जो होगा, एंगस्ट्रम का ये हमारा किसका पड़ता है, एक्सरे का पड़ता है, एक्सरे का याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट, एंगस्ट्रम वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। चलिए अगला देखिएगा। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत या विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है, इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए स्पीड डिपेंड किस पर करता है, स्पीड किस पर निर्भर करता है वो देखिएगा, तीनों पर निर्भर करता है। वेवलेंथ पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, और एप्सिलॉन पर निर्भर करता है, परमिटिविटी पर। यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, वेवलेंथ पर निर्भर करता है, और इसके परमिटिविटी पर निर्भर करता है, पारावैद्युतता पर निर्भर करता है, पारावैद्युतता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर नहीं करता, तो इंटेंसिटी। भाई तीन बातों पर कुछ पूछेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल किस पर निर्भर करता है, तीन बातों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, तो इंटेंसिटी पर। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है ऊपर नीचे चलता है, तो इसकी प्रकृति हो जाएगा अनुप्रस्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुमूल्य नगों के पहचान में होता है। बहुमूल्य आभूषण जो होता है वो अल्ट्रावायलेट से होता है, पारावैंगनी से, याद रखिएगा। आभूषण उभूषण या खनिज के जो जात होता है वो पारावैंगनी से होता है। रडार किससे बना होता है, रडार जो वायुयान का लोकेशन जांचता है वो होता है माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग से। रडार जो वायुयान का लोकेशन पता करता है सूक्ष्म तरंग से, वायुयान का यानी प्लेन का लोकेशन फिक्स करता है। प्लेन का क्या करता है, लोकेशन फिक्स होता है, ये हमारा सूक्ष्म तरंग से होता है। दृश्य प्रकाश विजुअल का हो जाता है 400 से 700 नैनोमीटर होता है दृश्य प्रकाश जो हमें दिखता है। किनका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका रेशियो देखिए। सबसे पहले गामा होता है, गामा के बाद होता है एक्सरे, एक्सरे के बाद होता है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद विजुअल, विजुअल के बाद इंफ्रारेड, इसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव। इसका ट्रिक हो जाएगा गामा जी एक्सयूवी इनके माई रेडियो देवी का है, याद रखिएगा। गामा जी मतलब गामा, गामा जी का मतलब क्या, गामा। एक्सयूवी मतलब एक्सरे, यू मतलब अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रा वायलेट, वी मतलब विजिबल, आई मतलब इंफ्रारेड, एम आई मतलब माइक्रोवेव, ये एक सीरीज याद रख सकते हैं, सूक्ष्म तरंग। और रेडियो मतलब रेडियो वेव। देखिए हो जाएगा गामा जी एक्सयूवी, गामा जी किसी आदमी का नाम है, एक्सयूवी मतलब गाड़ी का नाम होता है एक्सयूवी। इनके माई रेडियो देवी का, रेडियो देवी का माँ का नाम है, तो सबसे कम गामा, इसके बाद एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव आएगा। तो चलिए सबसे कम कौन सा हो जाएगा, गामा हो जाएगा। इसमें आप सीरीज देख सकते हैं। कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन सा है, नहीं है, ये हमारा तरंग जो है गामा भी है, कैथोड वाला नहीं हो जाएगा, कैथोड रे नहीं होगा, कॉस्मिक भी है। एक्स किरणों के गुण किसके समान है, तो ध्यान दीजिएगा,
इसमें गामा ऑप्शन होने चाहिए, गामा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक्सरे जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और हमारा गामा रे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो दोनों का गुण समान हो जाएगा हमारा। बहुमूल्य विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, त्वरित आवेश। तो ध्यान दीजिएगा, चार्ज हमारा जो है, ध्यान रखिएगा, चार्ज हमारा रेस्ट में रहेगा, स्थिर रहेगा, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज हमारा एक समान गति में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आएगा। और चार्ज हमारा एक्सेलरेशन में रहेगा, त्वरण में रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आएगा। तो एक्सीलरेटेड चार्ज होना चाहिए। तरंग संख्या बराबर होता है, के बराबर हो जाता है 2 पाई बाई लैम्डा। ये हमारा वेव नंबर है, वेव नंबर है, ठीक है। तरंग संख्या है हमारा, कौन सा संख्या है? तरंग संख्या है। ये हमारा वेव लेंथ है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट, विद्युत चुंबकीय तरंग पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस चार्जलेस होता है, चार्जलेस होता है, आवेशहीन होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? आवेशहीन होता है। आवेशहीन होता है इसलिए ना तो विद्युतीय क्षेत्र में और ना ही चुंबकीय क्षेत्र में कहीं भी क्षेपित नहीं होता है, ठीक है। तो काफी इतना, चलिए इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए